आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। चुनाव मंच का ये दिल्ली एडिशन है। वैसे तो राजनीति में ये कहते हैं कि युवा नेताओं की उम्र की लॉन्जिटिविटी अच्छी खासी लंबी होती है, लेकिन इस चुनाव मंच पर इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान हैं वो वाकई में असली में युवा नेता हैं। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राघव चड्ढा का। मैंने गलत तो नहीं कहा? युवा नेता आजकल 50 साल के भी युवा नेता होते हैं, 55 साल के भी युवा नेता होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि लोग 50-50, 60-60 साल तक अपने आप को युवा नेता कहते हैं। भारत एक बहुत युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है, और मैं भी अब 35 साल से ऊपर थोड़ा सा 36 की ओर बढ़ गया हूँ। तो अब तो मुझे लगता है मैं भी युवा नहीं रहा, मेरे भी बाल अब थोड़े थोड़े 1-2 सफेद आने लग गए हैं। अब मुझसे भी ज्यादा युवा नेता राजनीति में आने चाहिए। नहीं, देखिए, अब जहां 50-55 साल के भी युवा नेता हों वहां पर आपको अपने आप को युवा नेता ही कहना चाहिए। ठीक है, दो चार बाल सफेद हो गए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा राघव, दिल्ली में चुनावी मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वक्त जनता ये पूछ रही है कि वो आम आदमी पार्टी को क्यों चुने। 10 साल का शासन देख लिया, इस बार बदल के देखते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी एक नए प्रकार की राजनीति लेकर इस देश के भीतर आई, एक नए प्रकार का संकल्प लेकर आई। मुझे लगता है इस देश में शायद इकलौती पार्टी ऐसी है जो अपने काम के नाम पर वोट मांगती है। हम ठोक बजाकर, सीना तान कर कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। ये बहुत बड़ी चीज है। और पिछले 10 सालों में जो हमारे काम का रिपोर्ट कार्ड है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीनाक्षी जी, ये वो चीजें हैं जो भारत देश की नींव को मजबूत करती हैं। एक तरफ तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश आजाद होने के 75 साल से भी ज्यादा हो चला है, लेकिन आज भी देश में चुनाव बुनियादी सुविधाओं पर होता है कि हमें बिजली 24 घंटे मिल जाए, हमें साफ पानी मिल जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाए, इलाज मिल जाए, एटसेट्रा। मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि आम आदमी पार्टी एजुकेशन में जो निवेश करती है, देश के, हमारी दिल्ली के बच्चों में, उनको अच्छी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में जो निवेश करती है, वो अगले इलेक्शन को ध्यान में रख के नहीं करती, वो अगली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करती है। ये सबसे बड़ी बात है। मुद्दा मुफ्त की रेवड़ी का है, मतलब, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन तो यही कह रही है कि आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, मुफ्त खोरी की आदत दिल्ली वालों को डाल रहे हैं। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, दवाई मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। लोग घर बैठे बैठे खाएंगे, फिर मेहनत नहीं करेंगे। देखिए, भारत का संविधान, मीनाक्षी जी, कहता है दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहां पर सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने लोगों का कल्याण करें, वेलफेयर दें उन्हें। हमारी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितना पानी, जितनी शिक्षा, जितना इलाज, जितनी बिजली आपको चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी आपको मुहैया कराए। अब आप इस दुनिया के कई विकसित देशों का उदाहरण लीजिए। 40 से ज्यादा बड़े विशाल विकसित देश इस दुनिया के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब मुफ्त देते हैं। लंदन में आपको NHS के नाम पे फ्री हेल्थ केयर मिलता है, स्लोवाकिया में आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है, साउथ अफ्रीका और जर्मनी में आपको फ्री पानी मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, न जाने क्या क्या। क्यों? कि अगर हम बुनियादी सुविधाएं देकर देश के आम नागरिक के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार कर देंगे तो वो अपनी उड़ान फिर भर लेगा। ये किसी को फ्रीबी की आदत लगाने की जैसा नहीं है। हमारे देश में टैक्स की दर तो बड़ी ऊंची है, जैसे विकसित देशों में है, लेकिन इन रिटर्न जनता को देने के लिए जो विकसित देशों की सुविधाएं हैं वो तो नहीं है। तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जिस मंच पर बीजेपी के भी नेता आए, उन्होंने ये कहा कि जब दिल्ली की गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के हाथ में आई, उस वक्त सरप्लस बजट था दिल्ली का, लेकिन पिछले 10 साल में वो सरप्लस बजट नहीं रहा, वो बजट घाटे में जा रहा है। इस तरीके की योजनाओं का, इस तरीके के वादों का असर वोट में तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन क्या वो बजट पर नहीं दिखाई देता? देखिए, इसके 2 बिंदु हैं।
पहला बिंदु तो यह है कि हमने जब सरकार बनाई थी, मुझे याद है वर्ष 2015 में जब हमारी प्रचंड बहुमत की पहली बार सरकार बनी, तब मैं उस समय के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी के वित्तीय सलाहकार के तौर पर सरकार में काम करता था। तब मात्र मुझे लगता है 28,000 करोड़ का हमारा बजट था। आज हमारा बजट बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ हो गया, यानी कि 10 साल से कम में हमारी इनकम 28,000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ हो गई हमारी सरकार की कमाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी ओर आप ये देखिए कि तमाम सरकारें अपने गरीब तबके की या अपने थोड़े से ऐसे वर्ग की जिसे थोड़ी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उसकी सहायता करते हैं। भारत सरकार घाटे में चलती है। क्या भारत सरकार 80 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फ्री राशन नहीं देती? क्या वो फ्री भी है? भारत सरकार भी घाटे में चलती है। क्या भारत सरकार मनरेगा के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इस देश के गांवों में काम कर रहे रूरल इकोनॉमी का पहिया चलाने वाले मजदूरों की जेब में नहीं डालती? भारत सरकार घाटे में चल रही है। क्या भारत सरकार इस देश के किसान को फर्टिलाइजर सब्सिडी के नाम पे उसकी जेब में पैसा नहीं डालती? मतलब बीजेपी अच्छा क्या काम कर रही नहीं, मैं है। आपको बता नहीं, ये आपको ये समझना पड़ेगा, किसी एक पार्टी की बात ही नहीं है। ये तो इस देश का वेलफेयरिज्म का मॉडल है। कोई भी सरकार में होगा, उसका एक दायित्व बनता है कि वो अपने देश की जनता की जेब में पैसा डाले। आप ये सोचिए कि अगर आज कोई भी सरकार महिलाओं की जेब में 2100 रुपए डालती है या बिजली पानी शिक्षा के नाम पर आपका जेब खर्च कम करती है, तो वो क्या कर रही है? वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा रही है। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, पहले आपका 70 खर्च होता था, आज 60 रुपए खर्च हो रहा है, तो 10 रुपए की जो आपकी बचत है, ये 10 रुपए से आप एडिशनल खर्चा करेंगे। जब एडिशनल खर्चा करेंगे तो खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का चक्का, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। ये तो एक बहुत बेहतरीन इकोनॉमिक साइकिल है। तो इसे फ्रीबी के चश्मे से देखना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत होगा। और मुझे तो लगता है हर सरकार को इस वेलफेयरिज्म मॉडल पे चलना चाहिए कि बुनियादी सुविधाएं अपने लोगों को दे। ये जो वेलफेयर वाला मॉडल है राघव जी, ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपको और बीजेपी का एक जैसा दिखाई देता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। बल्कि उसमें कंपटीशन दिखाई देता है। अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कहता है कि हर गरीब महिला को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना ज्यादा देता है। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। यानी कि कोई व्यक्ति आपकी यदि काम की नकल करता है, आपकी कॉपी करता है, तो उससे बड़ी शाबाशी, उससे बड़ी वाहवाही आपके लिए नहीं हो सकती। तो यदि हमने 2100 रुपए महिला सम्मान योजना की बात करी और देखे देखे कुछ और पार्टियों ने भी 2500 रुपए, 2800 रुपए, 3100 रुपए की अनाउंसमेंट करी है, तो इसे तो हम अपनी ही जीत कहेंगे कि जिस जगह का रास्ता हमने दिखाया, आज उस रास्ते पे सब लोग चल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। आप ये वादा कर रहे हैं कि अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज और दवाइयां, और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू कर देंगे। 5 लाख तक मुफ्त इलाज केंद्र सरकार के द्वारा, 5 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज राज्य सरकार के द्वारा, 10 लाख तक का यानी इन टोटलिटी मुफ्त इलाज वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से। देखिए, अभी जो दिल्ली में मॉडल है ना मीनाक्षी जी, हेल्थ केयर का, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू किया, उस मॉडल में दवा, दवाई, इलाज, ऑपरेशन सब मुफ्त है। उसमें कोई इकोनॉमिक, कोई फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड नहीं है कि इतने लाख रुपए तक का ही आपका इलाज होगा। परमात्मा ना करे कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाते हैं और उनको कोई 80 लाख रुपए का ऑपरेशन और उसके अतिरिक्त 20 लाख रुपए की दवाइयां का खर्च आता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए उन पर, उनके इलाज पर खर्च होने के बनते हैं, तो वो सारा खर्च दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार उठाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि आप आयुष्मान भारत में से मात्र 5 लाख रुपए ले लीजिए, दूसरे से 5 लाख रुपए, तो टोटल 10 लाख रुपए हम देंगे और 90 लाख रुपए आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। ये मॉडल नहीं है। आप भी जानती हैं, देखिए, बीमारी कोई आपकी आर्थिक व्यवस्था देखकर तो दरवाजा खटखटाती नहीं है
कि आपकी जेब में इतना पैसा है इलाज कराने का, तो मैं ये बीमारी आपको सौंप देता हूं। बीमारी तो किसी को भी परमात्मा ना करे, कोई भी गंभीर से गंभीर आ सकती है। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी, एक मानसिक तौर पर भी जो एक सहारा सरकार को देना चाहिए अपने मतदाताओं को, वो देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। एक और कंपटीशन चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कि बड़ा हिंदू कौन है, ज्यादा हिंदू कौन है और हिंदुओं का हितैषी कौन है। वो क्यों, मैं आपको बता रही हूं। बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का वादा तो अरविंद केजरीवाल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी राशि का वादा वो कर रहे हैं। देखिए, इसे धर्म के चश्मे से ना देखते हुए मैं एक अर्थशास्त्री के चश्मे से देखना चाहूंगा। हमारे समाज के कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। वो सहायता की आवश्यकता उन लोगों को सरकार तय करती है कि किस रूप में, किस साधन के तौर पर दिए जाएं। अब कोई यदि एक धर्म से जुड़ा है, वो उस धर्म की सेवा कर रहा है, निष्काम काम कर रहा है, उस सेवा के रिटर्न में कुछ मांगते नहीं, कुछ करते नहीं, अगर सरकार ने ये सही समझा कि उनकी जेब में थोड़ा खर्च का पैसा डाला जाए, तो इसमें क्या बुरी बात है। देखिए 10 साल में लेकिन क्यों नहीं सोचा, वो ये पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, अन्य राज्यों में आप बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, कर्नाटक से लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वहां भी चले जाइए, तो अन्य अन्य वर्गों के लिए कोई धर्म के आधार पे, कोई जात के आधार पे, कोई वर्ग के आधार पे, कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे कुछ ना कुछ अनटाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। उसी मॉडल के तहत एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मौलाना लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी तो वादा था, हमारा पैसा कहाँ गया, अब आप पुजारियों और ग्रंथियों को दे रहे हैं। देखिए, मैं कोई एक व्यक्ति या धर्म विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इन सारी टिप्पणियों से बहुत बचता आया हूं और आगे भी बचता रहूंगा। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आर्थिक असिस्टेंस देना किसी को, ये सरकार का दायित्व बनता है। आप मुझे बताइए कि अगर सरकार के पास इतना टैक्स जमा होता, सरकार उस पैसे का क्या करे। दो ही मॉडल हैं, या तो नेता वो पैसे डकार जाएं या जनता पे न्यौछावर कर दें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी की विरोधी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आजकल के दिनों में कुछ ज्यादा ही आम आदमी पार्टी से खार खाई हुई दिखाई दे रही है। बाकायदा मैं आम आदमी पार्टी का एक्स पोस्ट हैंडल देख रही थी, उसमें एक पोस्टर रिलीज किया गया, केजरीवाल की ईमानदारी बेईमानों पर पड़ेगी भारी, और उसमें राहुल गांधी की तस्वीर भी आप लोगों ने लगा दी। नहीं, देखिए, मैंने वो पोस्ट देखा नहीं है तो मैं उस पर डायरेक्ट कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात है, कांग्रेस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ना 2015 में थी, ना 2020 में थी, ना लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में थी, ना 2019 के लोकसभा चुनाव में थी, ना 24 के चुनाव में थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो एक वजूद था, एक अस्तित्व था, एक राजनीतिक जमीन थी, वो दिल्ली से खिसक गई है, समाप्त हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, हाँ, देश के कई राज्यों में मजबूत संगठन होगा, पर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आज ना उनके पास संगठन है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है दिल्ली की जनता को ऑफर करने के लिए। नहीं, लेकिन राघव जी, आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक ब्रिज की भूमिका में आप थे। आप लगातार इस प्रयास में थे कि दोनों पार्टीज के बीच में अच्छा तारतम्य बना रहे, and you share a good friendship with Rahul Gandhi also, but still it is not working. देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना था वो 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बना था। वो गठबंधन बनने के लिए तमाम राजनीतिक दलों का ये विचार था, ये मानना था कि साथ आना पड़ेगा एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। सब साथ आए भी, उस सबको साथ लाने में सबका योगदान था, मेरा भी था, राहुल गांधी जी का विशेष तौर पे बड़ा योगदान था। लेकिन वो गठबंधन एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। एक नेशनल अलायंस को स्टेट अलायंस में तब्दील करना या उसकी चर्चा करना, मुझे लगता है कोई खास इसका औचित्य नहीं रह जाता है। कई राज्यों में केवल स्टेट लेवल अलायंसेज रहे, नेशनल लेवल नहीं बने। कई राज्यों के चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखें तो सिर्फ नेशनल लेवल अलायंसेज रहे, स्टेट लेवल अलायंस नहीं बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि, और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो दिल्ली की जनता नहीं जानती या आप नहीं जानते,
आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। कांग्रेस के पास कैंडिडेट खड़े करने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, तो जब वो दौड़ में ही नहीं है तो फिर किसी प्रकार का कोई मेल मिलाप की तो बात ही नहीं होती। एक प्रश्न और जो लगातार चर्चा में रहा अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर, बीजेपी ने आरोप लगाया कि दो प्रदेशों की सिक्योरिटी उनके लिए लगाई गई है और पंजाब से जो सिक्योरिटी थी वो हटा दी गई। हुआ क्या था? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी उनका एक बहुत हाई थ्रेट परसेप्शन है। और ये थ्रेट परसेप्शन जो होता है मीनाक्षी जी, ये कोई आप और हम बैठ के तय तो करते नहीं है। ये तो इस देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें राज्य की पुलिस भी होती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो आईबी होता है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, ये सब बैठकर एक समिति तय करती है कि किसको कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा देनी चाहिए। ये कैटेगरी ऑफ सुरक्षा भी जो तय की जाती है वो आपके थ्रेट परसेप्शन के आधार पर की जाती है कि आपको कितना खतरा है। अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक मैं बात करूं, उनको लगातार एक खतरा बना रहा। उनको ईमेल्स के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, कई प्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जान से मारने की धमकियां भी आई। उन पर कई प्रकार के हमले हमने पिछले कई सालों में देखे, समय समय पर हुए। राजनीति से प्रेरित भी हो सकते हैं, गैर राजनीतिक भी हो सकते हैं। इसीलिए एक सुरक्षा उनके लिए डिफाइन करी गई। पंजाब राज्य ने भी उनको कैटेगराइज किया कि आप हमारे हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं। दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें कैटेगराइज किया कि आप हमारे हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं। दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल के तौर पे दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें वो सिक्योरिटी का दर्जा दिया, बिकॉज वो थ्रेट थी उन्हें। तो मुझे लगता है जब व्यक्ति को इतनी थ्रेट हो तो किसी सिक्योरिटी को विड्रॉ करना या इस प्रकार से करना ये उचित नहीं है। उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि किसी प्रकार की कोई आंच भी उन पर ना है। अब एक रैपिड फायर राउंड का वक्त है। उम्मीद करूंगी आंसर छोटे होंगे, क्रिस्प होंगे। पॉलिटिक्स ज्यादा बेटर है, वकालत या सीए? मुझे लगता है मेरे चार्टेड अकाउंटेंसी के काम में मुझे सुकून बहुत था। राजनीति में सुकून कम है। बड़ी जद्दोजहद है और बड़ी हाई स्ट्रेस का काम है ये। चार्टेड अकाउंटेंसी के काम में इतना स्ट्रेस नहीं होता था। राजनीति संभालना ज्यादा मुश्किल है या परिणीति? मैंने जैसा कहा, राजनीति बहुत कठिन है। व्यक्तिगत जीवन अपनी पत्नी के साथ निभाना तो बहुत आसान है, सरल है। वो एक बहुत अच्छी सहयोगी हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल पार्टनर। तो उसमें मुझे कोई खास परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी या कहीं स्ट्रेस कहें और कठिनाई कहें, वो सिर्फ राजनीति में ही आता है और राजनीति तक ही सीमित है। लाइफ एज अ बैचलर, लाइफ एज अ मैरिड मैन? आई थिंक लाइफ एज अ मैरिड मैन। मैं ये मानता हूं कि जब से मेरी जिंदगी में परिणीति आई है, तब से मेरी जिंदगी एक प्रकार से संवर गई है। इसमें डिसिप्लिन भी है, कई प्रकार की चीजें, उस पर कभी और बात करेंगे। ये राजनीतिक महाकुंभ मेरे लिए, हम सनातन धर्मियों के लिए आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। वहां पर जाकर स्नान करना और साधना करना का मेरा भी बहुत मन है और दिल्ली चुनाव समाप्त होने के बाद मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस के साथ आपके रिश्ते, रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। दिल्ली, मुंबई या चंडीगढ़ पसंदीदा शहर? ये बड़ा खतरनाक सवाल पूछती हैं आप। दिल्ली और चंडीगढ़ मुझे ज्यादा पसंद है। कांग्रेस में बेस्ट पॉलिटिशियन? नहीं, आज की कांग्रेस में, पहले आज तो की बहुत बड़े कांग्रेस बड़े में। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल 2025 2025 में देखिए, कांग्रेस में कई प्रतिभाशाली नेता हैं। अभी रैपिड फायर है। राहुल गांधी जी की अपनी प्रतिभा है, वो युवा हैं, युवाओं से कनेक्ट करते हैं। पी चिदम्बरम साहब, मैं उन्हें अपना मित्र कहूं, वेलविशर कहूं, मेरे एक बड़े अच्छे निजी संबंध है। मुझे वो बहुत
भारतीय इकोनॉमी पे राघव बहुत जी, शार्प लगते रैपिड हैं। फायर है। वन बेस्ट पॉलिटिशियन इन अब कांग्रेस। एक नाम मत पूछिए, एक नाम मैं नहीं बता सकता। ठीक है, बीजेपी में बेस्ट पॉलिटिशियन। अटल बिहारी वाजपेयी। बेस्ट फ्रेंड इन पॉलिटिक्स। देखिए, राजनीति में कोई ज्यादा फ्रेंडशिप होती नहीं है लेकिन अपनी पार्टी के भीतर कई दोस्त हैं और बहुत अच्छा हमारा आपस में रिश्ता एक परिवार की तरह है। हमारी पार्टी के बाहर ऑल ऑफ देम आर फ्रेंड्स, बट कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड नाम का कोई लेबल मैं किसी को नहीं देना चाहूंगा। देखिए, ये तो अच्छा, आप समझ अन्य पार्टी में भी ऐसा नहीं है। जब हाँ। तृणमूल कांग्रेस में मेरे डेरेक ओब्रायन मेरे बहुत करीबी मित्र हैं। जब मैं 2020 में विधानसभा का चुनाव राजेंद्र नगर विधानसभा से यहीं दिल्ली से लड़ा था, तो मुझे याद है वो स्पेशल कोलकाता से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आए थे एक दिन के लिए मेरे लिए प्रचार करने। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आदित्य ठाकरे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ऐसे कई सारे हैं। शुरुआत आपने कहा कि कोई अच्छे दोस्त नहीं है, फिर लिस्ट भी बड़ी बेस्ट लंबी फ्रेंड, गिना दी। आपने कहा बेस्ट फ्रेंड इन पॉलिटिक्स। बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है, बट सब अच्छे दोस्त हैं। राघव चड्ढा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। दिल्ली चुनाव पर बात हुई, रैपिड फायर में कुछ निजी जीवन की भी बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।